चैप्टर नंबर 3 जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारा। देखो, इसमें आपको सबसे पहले ये बताया था कि हम कस्टमर होते हैं और हम एक बैंक में अपना सबसे पहले अकाउंट ओपन करते हैं। तो हम जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुक को बोल देते हैं कैश बुक। उसके बैंक कॉलम में हमारा रिकॉर्डिंग करने का तरीका होता है कि बढ़ने पर हम डेबिट करते हैं और घटने पर हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक जो होता है वो हमारी जो पासबुक मेंटेन करता है, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी अकाउंट की तरह मेंटेन करता है, तो वो उसके बढ़ने पर क्रेडिट करता है और घटने पर डेबिट करता है। तो ये था बेसिक। अब होता ये है कि हमारे कैश बुक में और बैंक की पासबुक में एक डिफरेंस आ जाता है कभी कभी मंथ एंड पर जनरली। तो हम बैंक से पूछते हैं या हम सोचते हैं कि डिफरेंस क्यों आया। तो उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सिंपल पता होना चाहिए कि कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आए, है ना। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 कारण होते हैं। एक को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कैश बुक में हम जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन पासबुक में बाद में रिकॉर्ड होता है, 3-4 दिन बाद होता है। दूसरे होते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में उल्टा है। ट्रांजैक्शंस में पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब बैंक रिकॉर्ड कर लेता है, पर हम नहीं करते रिकॉर्ड, हमें नहीं पता होता। और आपको अगर याद हो तो ऐसी कहानियाँ सुनाई थी कि हम घर में चाय और पार्ले-जी बिस्किट खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। और तीसरे होते हैं एरर्स। एरर्स जो होते हैं वो गलती होती है, वो हम भी कर सकते हैं या बैंक भी कर सकता है, वो कोई भी गलती कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसके एग्जाम्पल्स लिखे थे, वो फटाफट देख लेना है, बाकी तो आपको इफेक्ट याद रखने हैं उनके। तो 2 टाइमिंग डिफरेंस होते हैं बस। एक होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब है हमारी कैश बुक कम हो गई, बाकी पासबुक अभी भी वही है। दूसरा था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक वही है। ये दोनों थे टाइमिंग डिफरेंस। उसके बाद थी ट्रांजैक्शंस, 3 से लेकर 9 तक। अब ट्रांजैक्शंस में बैंक तो रिकॉर्ड कर लेता है पर हम नहीं करते। अब जैसे था बैंक चार्जेस, तो पैसे कट गए, पासबुक कम हो गई। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया तो पासबुक बढ़ गई। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने पैसे काट लिए तो पासबुक कम हो गई। डायरेक्ट पेमेंट टू द सप्लायर, बैंक ने डायरेक्टली पैसा दे दिया तो पासबुक कम हो गई। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया तो पासबुक बढ़ गई। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो पासबुक बढ़ गई। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो मान लो बैंक ने पे कर दिया तो पासबुक कम हो गई। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई बार चेक डिसऑनर हो गया, पासबुक कम हो गई। तो मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं करा और बैंक रिकॉर्ड कर लेता है। बाकी इसके अलावा कुछ एरर्स होते हैं जो कोई भी कर सकता है। कई बार हम भी एरर करते हैं और कई बार बैंक भी एरर करता है। तो उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे कि भाई जैसे चेक रिकॉर्ड करा पर डिपॉजिट नहीं करा तो कैश बुक बढ़ गई है, या चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा तो पासबुक बढ़ गई है, या ओवरकास्टिंग कर दिया आपने पेमेंट साइड की, तो इसका मतलब है आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम आ गया। या आपने ओवरकास्टिंग कर दी है रिसिप्ट साइड की, मतलब आपने रिसिप्ट ज़्यादा दिखा दी है तो कैश बुक ज़्यादा हो गई है। या वाइस वर्सा अंडरकास्टिंग कर दी है। तो इस तरह से मतलब हमें कोई भी एरर्स हो सकते हैं जो पासबुक और कैश बुक के डिफरेंस का कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी देख लेते हैं। वो आपको याद रखने हैं कि फेवरेबल बैलेंस किसको कहते हैं। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। हाँ, इसको प्लस आइटम में लिखना है। और अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसको कहते हैं, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस, इसको माइनस आइटम में लिखना है। बाकी हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सी बुक को एडजस्ट करते हैं जिसका स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा हो। तो अगर आपको स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का दे रखा है तो आप कैश बुक को ही बढ़ाओगे घटाओगे, और अगर स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का दे रखा है तो पासबुक को ही बढ़ाओगे घटाओगे। ठीक है जी। 2 तरह से BRS को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम प्लस माइनस प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे, यानी कि लेफ्ट वाली, जिसमें हम एक कॉलम प्लस आइटम का बनाएंगे, एक कॉलम माइनस आइटम का बनाएंगे। बढ़ाना होगा तो प्लस आइटम में लिख देंगे, घटाना होगा तो माइनस आइटम में लिख देंगे। बाकी बैलेंस प्रेजेंटेशन में भी आंसर सेम आता है, लेकिन मैंने कहा था आप एक ही फॉलो करो। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करवाए थे, वो तो मतलब बेसिक थे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक याद आ गया क्या था। ठीक,
फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट और था वो था एडजस्टेड कैश बुक का। एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जैसे मान लो हम लेट्स एज्यूम ईयर के एंड पर बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को, तो अब हमें अपने बैंक बैलेंस सही पता लगाना पड़ता है। तो ऐसे में जनरली हम क्या करते हैं, हम पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, फिर उसके बाद बीआरएस बनाते हैं। अब एडजस्टेड कैश बुक बनाने में मतलब लॉजिक जो हमें याद रखना है वो ये कि हम इस एडजस्टेड कैश बुक के अंदर सिर्फ दो चीज़ें ही एडजस्ट करते हैं। क्या क्या एडजस्ट करते हैं वो लिखा है देखो, या तो हमारी कोई एरर हुई है, हमसे कोई एरर हुआ है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करते हैं, और या फिर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ट्रांजैक्शंस मतलब कि बैंक तो रिकॉर्ड कर चुका पर हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो इन दोनों चीज़ों को हम अपने एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी अगर मान लो कोई बैंक का एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है, उन्हें हम बीआरएस में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर रहे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, आओ इसी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखना, आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, आप 1 2 3 4 5 पे फोकस करना। इसमें 5 गलतियाँ दे रखी हैं या 5 बातें दे रखी हैं। पहला दे रखा है ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है, बिल्कुल सही। सेकंड दे रखा है कि चेक डिपॉजिट कर दिया बट रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब हमसे एरर हो गया, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा दे रखा है चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ, ये टाइमिंग डिफरेंस दे रखा है, इसको बीआरएस में लिखेंगे। चौथा दे रखा है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हमने ओवरकास्ट कर रखी है, यानी कि हमने एरर कर रखा है, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पांचवा दे रखा है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, ट्रांजैक्शन, तो ये भी हम अपने एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लें। अब एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अगर मान लो मुझे कैश बुक को बढ़ाना है तो कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, और कैश बुक को कम करना है तो क्रेडिट साइड। तो इसमें मतलब बेसिकली देखो आपको ये बताया था कि हम एडजस्टेड कैश बुक अगर बना रहे हैं तो उसमें बढ़ाने के लिए हम डेबिट साइड पर लिख देंगे और घटाने के लिए क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, तो आपका फिर एक रिवाइज्ड बैलेंस आएगा कैश बुक का। याद आ गया कॉन्सेप्ट। तो जब वो रिवाइज्ड बैलेंस आएगा कैश बुक का, तो उस बैलेंस से फिर हम अपने बीआरएस को स्टार्ट करेंगे। तो बीआरएस के अंदर आपको सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस ही बीआरएस के अंदर आएगा, बाकी सारे पॉइंट्स जो थे वो एडजस्टेड कैश बुक में आ गए। तो याद आ गया कॉन्सेप्ट इसका भी, क्लियर हो गया अभी। अच्छा अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, हम इलस्ट्रेशन 11 जो है ये आप मार्क कर सकते हो, मतलब लिख लो, क्लास के बाद आप इसको एक अपने लिस्ट में ऐड कर लो कि ये ज़रूर करना रिवीजन में। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है, मतलब इसमें है क्या वो बता देता हूँ। अब इसमें बेसिकली क्या है कि हमको वैसे तो कह रहा है कि बनाकर दिखाओ, एडजस्टेड कैश बुक बनाकर दिखाओ, एंट्रीज भी कह रहा है करके दिखाओ, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मैं बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आप जो है हमें कैश बुक दे रखी है, ठीक है। तो जब मैंने आपको समझाया था तो मैं दोबारा से एक ब्रीफ समझा देता हूँ कि आपको इसमें कैश बुक दे रखी है, और ये जो कैश बुक आपको दे रखी है ये फरवरी के महीने की है। अगर आप डेट्स देखो ट्रांजैक्शनों की तो ये सब फरवरी के महीने की ट्रांजैक्शंस है। फिर उसने आपको एक करंट अकाउंट यानी कि आपको पासबुक भी दे रखा है फरवरी के महीने का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको कैश बुक भी खुद दे रहा है और पासबुक भी खुद दे रहा है, तो ये एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको इसमें एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस किस चीज़ का करना है, बड़े ध्यान से देखना। अब हमने इसमें जितने भी चेक डिपॉजिट करे, जैसे मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, लेफ्ट में देखो ब्लू एंड कंपनी वाला, जीएम लिमिटेड वाला, रॉबिन्सन वाला, डोनाल्ड वाला, एवेन्यू वाला, ये चेक डिपॉजिट करे आपने। ये सारे चेक सेम अमाउंट के आपको पासबुक में भी क्रेडिट होते हुए नज़र आ जाएंगे। ये सारे चेक कहीं ना कहीं सेम अमाउंट से क्रेडिट होते हुए नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब जो भी चेक आप जमा कर रहे हो वो पासबुक में आ रहा है, लेकिन हमें इसमें बस ये एनालाइज करना पड़ता है। जैसे देखो मैंने हाथ का निशान बना रखा है, 28 फरवरी को हमने एक चेक डिपॉजिट करा 940 रुपये का स्लीपवेल लिमिटेड से, ठीक है।
अब जब आप 28 फरवरी को चेक डिपॉजिट करोगे तो पासबुक में आते आते तो 4-5 दिन बाद ही आएगा, मार्च का महीना हो जाएगा। तो आप पासबुक में देखोगे तो 940 रुपये का आपको कोई भी चेक नहीं मिलेगा। देखो पासबुक में आपको स्लीप वेल के नाम से 940 रुपये का कोई भी चेक नहीं नज़र आ रहा। समझ आ रहा है पॉइंट? तो इससे हमें ये पता लगता है, ये क्वेश्चन एनालिसिस का ये कहता है कि इसका मतलब आपने 940 रुपये का चेक डिपॉजिट तो कर दिया है पर वो अभी तक पासबुक में आया नहीं है। तो इससे आपको टाइमिंग डिफरेंस पता लगता है 940 कि भाई आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, कैश बुक में तो देखो नज़र आ रहा है 940, लेकिन पासबुक में नहीं आ रहा। तो क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा, इसी तरह जब आप पेमेंट साइड देखते हो तो पेमेंट साइड में भी आपने बहुत सारे चेक्स इशू करे, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, मतलब जो भी करे वो सब नज़र आ जाएंगे मान लो। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपने इशू करे लेकिन वो नज़र नहीं आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कैश बुक में तो हो गई लेकिन वो आपको पासबुक में नज़र नहीं आएंगी। तो वो भी मैंने यहाँ पर देखो हाथ का निशान बनाकर आपको दिखा रखी हैं कि जैसे एक जैक्सन वाला चेक था 12 फरवरी का, एक पीसी कंप्यूटर को चेक इशू करा था आपने 1420 का, एक श्वेता एंड कंपनी को चेक इशू करा था आपने 2100 का, एक एवी पार्टनर्स को चेक इशू करा था आपने 5200 का। ये सब चेक्स आपको पासबुक में नज़र ही नहीं आएंगे। देखो एनालिसिस जो है वो क्या है कि ये सब चेक्स आपको पासबुक में नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये सारे चेक्स जितने भी आपने इशू करे तो ये अभी तक क्या नहीं हुए पासबुक में, नॉट प्रेजेंट। तो समझ गए? तो ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो आप इलस्ट्रेशन 11 इसलिए ज़रूर मार्क करके रखना। अच्छा, अब देखो पासबुक का एनालिसिस। पासबुक में 4 ऐसी बातें हैं जो येलो कलर से मार्क कर रखी हैं। 3800 का प्रीमियम पे हुआ है, 1030 की सविता को पेमेंट हो रखी है, श्रेया ने हमें 2200 रुपये दे रखे हैं 2200, और बैंक चार्जेस भी 2538 के हो रखे हैं। ये चारों येलो कलर की चीज़ें जो हो रही हैं पासबुक के अंदर, ये कैश बुक में हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये चारों चीज़ें पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। तो ये भी हमारा मतलब एक तरह से बीआरएस में आएगा पॉइंट। तो समझ आ रहा है क्वेश्चन का एंगल क्या है? ये एनालिसिस का क्वेश्चन है। बाकी सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको करवाई रखा है, वो आप उससे भी रेफर कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, फिर बीआरएस बनाना है, पर उसके लिए आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से चेक्स मतलब हैं जो इशू करे प्रेजेंट नहीं हुए, कौन कौन से चेक आपने डिपॉजिट करे पर क्लियर नहीं हुए, और क्या क्या ट्रांजैक्शंस थी जो पासबुक में तो आ रही थी लेकिन कैश बुक में वो नज़र नहीं आ रही थी। तो मतलब आपको उस हिसाब से फिर अपने सॉल्यूशन को बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करना एग्ज़ाम के लिए। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका? चलो, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बेसिकली ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसमें स्टार्टिंग ऊपर दे रखी है कि कैश बुक ऑफ मेसर्स रजत शोज़ 110280 एज बैलेंस एट बैंक। तो बैंक बैलेंस आपको दे रखा है, फिर नीचे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और एंड में आपको बीआरएस बनाना है बेसिकली। ठीक है, तो करो आप पहले ट्राई, फिर डिस्कस करता हूँ। चलो तो देख लेते हैं, आ जाओ। तो पहले आपको बैलेंस दे रखा है 110280 बैंक के हिसाब से, तो ये तो आपने लिख लिया होगा प्लस आइटम में। ठीक है, अब क्योंकि आपको बैंक बैलेंस के हिसाब से दे रखा है, मतलब कैश बुक के हिसाब से दे रखा है, तो आप कैश बुक को ही एडजस्ट करना। ठीक है, तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक को ही एडजस्ट करना। अब सबसे पहला पॉइंट में लिखा है सब्सिडी 41,000 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। तो देखो बैंक ने डायरेक्टली 41,000 मतलब गवर्नमेंट ने हमको दिए, तो पासबुक बढ़ गई होगी। तो अब हम कैश बुक में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सेकंड में लिखा है 15 मार्च पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट है। आपने पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर रखी है, मतलब कि आपका कैश बुक बढ़ी हुई होगी, तो अब आप कैश बुक को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। थर्ड में लिखा है 20 मार्च को डेबिट बैलेंस था 8624 का, जिसको हमने कैश बुक में अगले
पेज पर क्रेडिट बैलेंस की तरह रिकॉर्ड कर लिया, मतलब था फेवरेबल बैलेंस लेकिन गलती से आपने अगले पेज पर उसको ओवरड्राफ्ट की तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, और वो भी कितने रुपए? हाँ डबल 17,248, सही, बिल्कुल सही, शाबाश। उसके बाद फोर्थ में दिया है कस्टमर ऑफ मैसर्स रजत हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 80,000 पेड टू मैसर्स रजत ए चेक ऑन 24 मार्च। तो हमारे कस्टमर ने 5% डिस्काउंट के बाद हमें चेक दिया, ठीक है, तो हमें कितने का चेक मिला होगा 5% डिस्काउंट के बाद? 76,000 का। लेकिन कैशियर ने गलती से पूरा का पूरा अमाउंट ही कैश बुक में, ग्रॉस अमाउंट ही कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया 80,000, तो अब आपको 4,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे? कम माइनस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, 10 मार्च को एक बिल था 22,800 रुपये का जो बैंक से डिस्काउंट करवाया था, वो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड करा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ 22,000 रुपये ही हमें मिले, तो कैश बुक में आपको 800 रुपये कम करने पड़ेंगे, सही। सिक्स, चेक इशूड अमाउंटिंग टू 6,900 मार्क्ड आउट ऑफ डेट, मतलब बाउंस हो गया, और कैश बुक में हमने अभी कुछ नहीं रिकॉर्ड करा, तो आप कैश बुक में भी कम कर दोगे। हाँ ठीक है, तो चेक इशू करा था अमाउंटिंग टू 6,900 रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, तो प्लस कर देंगे, अच्छा हमने इशू करा था, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 3024 का डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं करा, तो हम अपनी कैश बुक में माइनस कर देंगे। 8th, बिल रिसीवेबल फॉर 6120 डिस्काउंटेड फॉर 6,000 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च बट द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। तो 6120 का बिल जो था वो डिसऑनर हो गया, लेकिन हमें बाद में पता चला, तो हम कैश बुक में से 6120 माइनस कर देंगे, ठीक है। और बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 6550 एज 6505, तो बैंक ने 6550 को 6505 रुपये रिकॉर्ड कर रखा है, तो हम भी अपनी कैश बुक में 45 रुपये कम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर आ रहा है, ये सब कलाकारी करके आप इनकी प्रेजेंटेशन छोड़ो, 163, यही आ रहा है, 639। तो कविता जी ने सही बताया था, मुबारका। तो ट्रांजैक्शन ओके हो गई, ठीक है। बाकी एक छोटा सा हाँ एरर जो था वो डिस्काउंट की फिगर ये 4,000 होगी, है ना, वो एक टाइपिंग एरर है सॉल्यूशन में। तो सही आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 160039। हाँ, तो वो एक टाइपिंग एरर थी ICI के सजेस्टेड सॉल्यूशन के अंदर, वो 400 लिखा था, लेकिन डिस्काउंट जो है वो वैसे 4,000 आएगा, हमने चेक भी कर लिया, क्योंकि 80,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 4,000 आएगा। तो 0.4 के सॉल्यूशन में इन्होंने गलती से 400 रुपये दे रखा था, तो वो आप इग्नोर कर देना, आप 4,000 ही मानना, लेकिन आप प्लस माइनस सारे क्लियर हो गए थे, तो समझ आया अच्छे से। अच्छा, तो क्लियर हो गया पूरा चैप्टर का खेल, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन।